Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to this channel. आपको न्यूज़ मिल गई होगी शायद कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो अगले महीने होने वाले हैं। तो क्लास 12th में हमने आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन से स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 में आपका जो कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन थे वो पढ़ लिया है। 1.2 जो एक्सरसाइज थी आपकी उसमें हमने इनवर्स फंक्शन निकाला है। अब हम डिस्कस करने जाएंगे आपका जो बाइनरी ऑपरेशंस यानी द्विआधारी संक्रियाएं हैं उनके बारे में। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स में बता दें कि जिनको भी ये चैप्टर हार्ड लगता है वो अपनी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वीडियोस के लास्ट में आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट डाली हुई है, तो उसमें आपके जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे। आपको शुरुआत से नोट्स मिलेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, 1.2 का क्वेश्चन जो भी आपको देखना हो वो देख सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया के बारे में। हम पहले से बता चुके हैं कि आपका ये जो चैप्टर होता है उसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन या तो इनवर्स में से आता है या फिर कंपोजिट फंक्शन में से आता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन द्विआधारी संक्रिया का टेबल बनाने के लिए भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं सबसे पहले द्विआधारी संक्रिया क्या होती है आपकी। देखिए कि इसका नाम है द्विआधारी संक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। देखिएगा ये क्या होता है। यदि बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन का मतलब संक्रिया होती है। हमने गणित में मोस्टली या बेसिक 4 टाइप के ऑपरेशन पढ़े हैं। जैसे प्लस किया है तो प्लस भी एक मैथ का ऑपरेशन है, माइनस किया तो माइनस भी एक मैथ का ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई भी ऑपरेशन है, डिवाइड भी एक ऑपरेशन है। यदि सेट से संबंधित बात करें, समुच्चयों के बारे में निष्कर्ष देखें हम, तो उसमें यूनियन किया हमने, यानी सम्मिलन किया है या सर्वनिष्ठ देखा है, तो ये सम्मिलन वाली भी एक संक्रिया होती है, कॉमन लेने वाली भी एक संक्रिया होती है, एक ऑपरेशन होता है, एक काम होता है, या फिर माइनस करना भी एक काम होता है। तो ये ऑपरेशन होते हैं। अब इसमें एक नाम जोड़ दिया, इसमें बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया। तो ये क्या चीज होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि द्विआधारी संक्रिया होती है वो एक मैथ का फलन होती है, वो एक फंक्शन होती है। अब आप ये जानते हो कि यदि फंक्शन है तो वो कहीं से इनपुट लेगा आपने और कहीं आउटपुट जरूर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिएगा कि ये एक द्विआधारी संक्रिया नाम का फलन होता है। वो आपका कोई सेट मान लो एस है, सपोज आपका सेट एस है, और उस सेट से हम बना दें एस क्रॉस एस का सेट। कौन सा सेट बनाए? एस क्रॉस एस का। शायद आप जानते होंगे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हमें यदि समुच्चय दिए हुए हो तो समुच्चय को काट के गुणन करके एक नए क्रमिक युग्मों के रूप में समुच्चय बना सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यदि किसी को आइडिया नहीं हो तो सपोज मैं ले लेता हूं, मान लो आपका एस है वो सेट ए बी है। ओके स्टूडेंट्स, यदि मैं एस क्रॉस एस करना चाहूं, एस क्रॉस एस करना चाहूं तो किस तरीके से होता है एस क्रॉस एस, वो देख लें एक बार। ये मान लो आपका ए है, ये आपका बी है, ये भी सेट एस है, ये भी सेट एस है, ये ए है और ये बी है। तो एस क्रॉस एस करने का मतलब है पहला सदस्य इस एस में से ले, दूसरा सदस्य इस एस में से ले। यानी हम पहला सदस्य इसमें से ले लेते हैं, दूसरा सदस्य इसमें से ले लेते हैं। तो ए कोमा एक का मेरे पास में एक सदस्य बन गया। फिर मैं पहला सदस्य इसका लेता हूं, दूसरा सदस्य इसका ले लेता हूं, यानी ए कोमा बी हो गया। इसका दोनों के साथ में हमने रिलेशन बना दिया। फिर मैं पहला सदस्य बी ले सकता हूं और इसका भी पहला सदस्य ए ले सकता हूं। ऐसे इसका भी पहला सदस्य बी ले सकता हूं और इसका दूसरा सदस्य बी ले सकता हूं, इसका भी दूसरा सदस्य बी ले सकता हूं। तो हमने एस क्रॉस एस नाम का एक क्रमिक युग्मों का समुच्चय बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा जो ये आपका द्विआधारी संक्रिया नाम का फलन होता है, ये द्विआधारी इसीलिए बोला गया है, द्विआधारी इसीलिए बोला गया क्योंकि इसका 2 का आधार है, यानी 2 संख्याएं इसके आधार के रूप में है। कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं आधार रूप में होती हैं।
आप देखिएगा ये दो, ये दो, ये भी दो, ये भी दो। इसीलिए ये जो फंक्शन होता है वो आपका कोई सेट एस यदि है तो एस क्रॉस एस से अपने इनपुट उठाएगा। अपने इनपुट कहां से लेगा? एस क्रॉस एस समुच्चय में से लेगा, और अपने आउटपुट किस में देगा? ये भी आपका समुच्चय एस में ही देगा। राइट स्टूडेंट्स, एस क्रॉस एस कहां से बनाया? कोई सेट आपको एस दिया हुआ है और उस सेट से आप क्या बनाओ? एस क्रॉस एस बनाओ। एस क्रॉस एस इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब वो जो द्विआधारी संक्रिया वाला फलन है वो अपने इनपुट उठाएगा एस क्रॉस एस में से, और आउटपुट किस में देगा? सेट एस में ही देगा। ध्यान रखें, एस क्रॉस एस से इनपुट उठा रहा है और एस में ही आउटपुट दे रहा है, इसीलिए इसको बोला गया द्विआधारी संक्रिया। यानी दो पर आधारित है लेकिन आउटपुट उसी सेट में आ रहे हैं, आउटपुट उसी सेट में आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ये एक द्विआधारी संक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका सेट एस है, उसको मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूं। राइट स्टूडेंट्स, क्या ले रहे हैं? नेचुरल नंबर। जैसे मान लो आप प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लेते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। यदि मैं इसकी क्रमिक युग्म बनाऊंगा, यानी n क्रॉस n निकालना मैं चाहूं, तो n क्रॉस n देखिएगा कैसे बनेगा। n क्रॉस n बनाना है तो एक सेट आपका n इधर है, एक सेट आपका n इधर है। इसमें संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक हैं। ऐसे इसमें 1, इसमें 2, ये 3, ये 4, ये इनफाइनाइट तक संख्याएं जा रही हैं। मुझे n क्रॉस n बनाना है, तो इसका लिंक देखूंगा मैं सबके साथ में। ध्यान से देखिएगा, ये रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, n क्रॉस n यानी मैं देखूंगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, इस तरीके से एक का लिंक बना दिया मैंने सबके साथ, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। ऐसे ही मैं दूसरा 2 से बना सकता हूं, क्योंकि मैं n की प्रत्येक संख्या का लिंक देखना चाहता हूं, क्योंकि n क्रॉस n बनाना है। तो ये तो आपका 11th क्लास का समुच्चयों के कार्तीय गुणन से आ रहा है। तो n क्रॉस n करने जा रहे हो तो हर एक सदस्य का लिंक बनाओगे सबके साथ। तो यदि मैंने पहले सदस्य 2 ले लिया, उसके बाद में 1 लिया, फिर 2 का 2 के साथ में, फिर 2 का 3 के साथ में, फिर 2 का 4 के साथ में, फिर 2 का 5 के साथ में, 2 का 6 के साथ में, इस तरीके से लिंक बनते जाएंगे। ऐसे ही आप देखोगे 3 का 1 के साथ में, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ऐसे आपके बहुत सारे बनने वाले हैं। ये क्या बन गया बच्चों? n क्रॉस n बन गया। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक फलन परिभाषित कर रहा हूं, द्विआधारी संक्रिया n क्रॉस n से आउटपुट आएंगे n में। कब आएंगे? यदि मैं प्लस नाम का एक बाइनरी ऑपरेशन ले लेता हूं। फलन कौन सा लिया मैंने? द्विआधारी संक्रिया लिए मैंने, प्लस योग की संक्रिया जिसको बोल रहे हैं। कौन सी संक्रिया है? योग की संक्रिया है। तो आपके समुच्चय में से सदस्य कौन से उठ सकते हैं? देखिएगा n क्रॉस n के अंदर इतने सारे हैं, इस n क्रॉस n के अंदर ये बहुत सारे हैं। देख सकते हैं 1,1 भी है, 1,2 भी है, 1,3 भी है। ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो क्रमिक युग्मों के रूप में हैं। तो सपोज मैं ये बोल देता हूं, जैसे मान लो 1,1 इसके अंदर बैठा हुआ है, या 2,1 इसके अंदर बैठा हुआ है, या सपोज आपका 3,2 इसके अंदर है। ये बहुत सारे सदस्य n क्रॉस n में मिल जाएंगे। अब मैं फलन यदि परिभाषित कर रहा हूं तो इसका लिंक आपका इसके अंदर आना चाहिए। फलन कौन सा है? प्लस करने वाला। तो n क्रॉस n का ये सदस्य लिया 1,1, तो 1 को प्लस कर दो 1 से, तो 1 प्लस 1 करोगे तो कितना बनेगा? 2 बन जाएगा। तो इसका आपका 2 प्रतिबिंब बन रहा है। इसकी इमेज क्या बन रही है? 2 बन रही है, क्योंकि 1 प्लस 1 करने से 2 बन जाएगा। 2 आपका नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा। ऐसे ही आप देखेंगे 2 प्लस 1, इसका लिंक 3 के साथ में है।
ऐसी 3 प्लस 2 करोगे तो आपका लिंक 5 आएगा। अब जैसे मान लो इसके अंदर और भी कई सारे होंगे, मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कोई सीमित नहीं है, अनंत तक जा रही हैं। तो आप क्या देख पाएंगे कि प्रत्येक सदस्य होगा उसका लिंक इसमें मिलेगा। किसमें मिलेगा? एन में। तो एन क्रॉस एन से यदि एन में ही आउटपुट मिल रहा हो, एन क्रॉस एन से आउटपुट यदि एन में ही मिल रहा हो, तो इस प्रकार की संक्रिया होती है वो द्विआधारी संक्रिया के नाम से जानी जाती है। ये प्लस संक्रिया इसके अंदर परिभाषित है, लेकिन माइनस की संक्रिया परिभाषित नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा, हर कोई द्विआधारी संक्रिया हर किसी समुच्चय में परिभाषित नहीं होती है। हर कोई द्विआधारी संक्रिया हर कोई समुच्चय में परिभाषित नहीं होती है। जैसे प्लस वाली संक्रिया है वो एन सेट पर परिभाषित है। किस पर परिभाषित है? एन पर परिभाषित है। तो आप ये लिख सकते हैं, योग की द्विआधारी संक्रिया समुच्चय एन में परिभाषित है। अब मैं माइनस वाले की बात करता हूं, माइनस वाली परिभाषित हो सकती है क्या? देखिएगा, यदि मैं माइनस लगा देता हूं तो माइनस लगाने से क्या होगा? 1 माइनस 1 करना पड़ेगा और 1 माइनस 1 यानी 0 बनेगा। तो 0 नाम की संख्या तो प्राकृत संख्या में होती ही नहीं, 0 तो बाहर होती है। आपकी नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के नंबर आते हैं, इसके अंदर 0 तो होता ही नहीं है। तो 1,1 का तो प्रतिबिंब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 करने से क्या बनेगा? 0 बनेगा, और 0 है वो आपका बाहर है, एन के अंदर मिलेगा ही नहीं। ऐसी सपोज आपका कोई सदस्य और ले लें, सपोज इसके अंदर आपका 2,3 नाम का सदस्य मैंने लिया, 2,3। तो आप देखिएगा 2 माइनस 3 करोगे, 2 माइनस 3, यदि 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का एक सदस्य बाहर होता है एन के, एन में होता ही नहीं है, क्योंकि एन आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। तो 2 माइनस 3 करने से माइनस 1 आपको एन में मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब बाकी वाली संक्रिया परिभाषित नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं? परंतु व्यवकलन संक्रिया, व्यवकलन की संक्रिया एन में परिभाषित नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम गुणा वाली संक्रिया की। तो देखिएगा, गुणा की संक्रिया के बारे में देखते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमने एक उदाहरण के तौर पे लिया है। यह आपका n क्रॉस n है, और मैं एक संक्रिया देख रहा हूं, वो फलन बन सकती है क्या? गुणा वाली। जैसे मान लो आपका 1,1 नाम का सदस्य इसके अंदर है, तो मैं यदि 1 को 1 से गुणा कर दूंगा तो 1 एकम 1 बन जाएगा, और 1 आपका इसके अंदर आएगा। यदि मैं कोई और युग्म उठाता हूं, जैसे मान लो 3,3 लिया मैंने, तो 3 को 3 से गुणा करोगे, क्योंकि संक्रिया कौन सी लगानी है? गुणा वाली। 3 गुणा 3 करने से 9 बनेगा, और 9 आपका प्राकृत संख्याओं में उपलब्ध होता ही है डेफिनेटली। जैसे मान लो इसके अंदर कोई और सदस्य आप ले रहे हो, 15 गुणा 15 मिलेगा, क्योंकि n क्रॉस n करने से आपका 15,15 भी तो एक कर्मित युग्म आएगा। तो यदि इसके अंदर मैंने 15,15 लिया, तो 15 को 15 से गुणा करोगे, आपका 225 आएगा। 225 भी एक प्राकृत संख्या होती है। तो आप क्या देखेंगे, किन्हीं भी दो सदस्यों को आप यदि गुणा कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली एक n यानी प्राकृत संख्या ही मिलेगी। तो इसका मतलब गुणा की संक्रिया परिभाषित होती है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में गुणा की संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। तो आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में गुणन संक्रिया
एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है, ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब मैं भाग की बात कर लेता हूं, भाग की संक्रिया की बात करते हैं। ऐसा होता है क्या, भाग की संक्रिया इसके अंदर परिभाषित है क्या? देखिएगा, यदि मैं इसके अंदर सदस्य ले लेता हूं 2 और 3, क्योंकि n क्रॉस n में कोई सदस्य है डेफिनेटली, तो मैं मान लेता हूं n क्रॉस n के अंदर एक सदस्य है 2,3 नाम का, या कोई और सदस्य ले सकते हो आप, जैसे मान लो 3,2 नाम का आपने सदस्य एक और ले लिया। अब हम देखते हैं भाग की क्रियाविधि। तो 2 में भाग देंगे 3 का, 2 में भाग देंगे 3 का, ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी। ये आपकी कैसी संख्या नहीं है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो 2,3 का लिंक है वो प्राकृत संख्याओं में है ही नहीं, कहीं बाहर है। 2/3 नाम की संख्या प्राकृत संख्याओं में नहीं मिलती है, तो ये सदस्य खाली छूट जाएगा, यानी प्रत्येक सदस्य इसका इससे जुड़ा हुआ नहीं है। यदि प्रत्येक सदस्य नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको मैं फलन नहीं बोल सकता हूं। जबकि द्विआधारी संक्रिया क्या होनी जरूरी है, एक फलन होनी जरूरी है, यानी प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ होना जरूरी है। इसीलिए भाग की संक्रिया को द्विआधारी संक्रिया नहीं बोल सकते हैं। 3,2 देखोगे तो भी 3 में 2 का भाग देने से क्या बनेगा, 3 में 2 का भाग देने से 1.5 यानी 1.5 बन जाएगा, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो 3,2 का लिंक भी बाहर है, 1.5 संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो इसका लिंक भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो भाग की संक्रिया भी एक फलन नहीं है, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ होना जरूरी होता है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे या द्विआधारी संक्रिया बोलेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका द्विआधारी संक्रिया का एक बेसिक आज इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।